यूरोपियन कप के इनिशियल ईयर्स में हमने कंसिस्टेंट कंटिन्यूस डोमिनेशन देखा है कुछ टीम्स का। जैसे अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो पहले 5 यूरोपियन कप्स रियल मैड्रिड ने जीते थे। फिर 3 बार यूरोपियन कप इटली गया, जहां पर एक एसी मिलान ने और 2 इंटर मिलान ने लगातार जीते। लेकिन यहां पर कोई भी इंग्लिश चैंपियंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 1967 तक किसी भी इंग्लिश टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहली इंग्लिश टीम जो यूरोपियन कप जीती थी वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिन्होंने 1967-68 सीजन में यूरोपियन कप जीता था। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस सक्सेस के बाद डोमिनेट नहीं कर पाए थे यूरोपियन सीन, और हमको 10 साल वेट करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट इंग्लिश चैंपियंस। इस दौरान यूरोपियन कप जीतने के सबसे क्लोज जो टीम आती है वो होती है लीड्स यूनाइटेड, जो 1975 का फाइनल खेलती है बायर्न म्यूनिख से, लेकिन हार जाती है। तो इन 10 सालों में आयैक्स थ्री-पीट करती है और बायर्न म्यूनिख थ्री-पीट करती है। दोनों ही क्लब्स लगातार 3-3 चैंपियंस लीग जीतते हैं। आयैक्स 71, 72, 73 में, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख 74, 75, 76 में। लेकिन 1977 से डोमिनेशन शुरू होता है इंग्लिश टीम्स का यूरोपियन कप में, जहां पर अगले 6 यूरोपियन कप्स इंग्लिश टीम्स जीतती हैं। और इन 6 में से 3 सीजन्स जीतने वाली टीम होती है नॉटिंघम फॉरेस्ट और एस्टन विला, जहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट लगातार 2 बार यूरोपियन कप जीतती है। तो आज इन्हीं 2 ट्रांसफर हम नजर डालेंगे कि कैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट और एस्टन विला बने चैंपियंस लीग विनर्स। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट यूरोपियन चैंपियंस बने कैसे, इसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके लेजेंडरी मैनेजर ब्रायन क्लॉफ को। ब्रायन क्लॉफ मैनेजर बनते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के 6 जनवरी 1975 को, और उसके बाद आते ही पूरे क्लब को रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं। उनका सबसे पहला डिसीजन होता है कि कुछ अच्छे असिस्टेंट कोचेस को हायर करना, और जो प्लेयर्स अप टू द मार्क नहीं होते हैं, हार्श कॉल्स लेके उन प्लेयर्स को टीम से बाहर करना और नए यंग और एक्साइटिंग प्लेयर्स को साइन करना। जैसे जॉन रॉबर्टसन, मार्टिन ओनील को साइन करना, और यंग प्लेयर्स जैसे विव एंडरसन और टोनी वुडकॉक को चांस देना फर्स्ट टीम में। 1975-76 सीजन जब खत्म होता है नॉटिंघम फॉरेस्ट का, वो सेकंड डिवीजन में खेल रहे होते हैं उस समय इंग्लिश फुटबॉल की। तो पीटर टेलर, जो कि असिस्टेंट होते हैं ब्रायन क्लॉफ को, वो एक असेसमेंट देते हैं कि आप 8th फिनिश किए हैं सेकंड डिवीजन में इन प्लेयर्स के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा प्लेयर्स 3rd डिवीजन लेवल के हैं। तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो तब ब्रायन क्लॉफ को लगता है कि अगर हमको फर्स्ट डिवीजन में पहुंचना है और एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बनना है, तो हमको और हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्लेयर्स को बाहर करना पड़ेगा और नई साइनिंग्स करनी पड़ेगी। और फिर ब्रायन क्लॉफ अपने सेकंड कंप्लीट सीजन में प्रमोशन दिला देते हैं फर्स्ट डिवीजन में नॉटिंघम फॉरेस्ट को। सेकंड डिवीजन में 3rd प्लेस पे फिनिश करती है नॉटिंघम फॉरेस्ट। आते ही सबसे पहले ब्रायन क्लॉफ नॉटिंघम फॉरेस्ट को फर्स्ट डिवीजन चैंपियंस बना देते हैं। तो इंग्लिश चैंपियंस होने के नाते नॉटिंघम फॉरेस्ट को क्वालिफिकेशन मिलती है अगले सीजन के यूरोपियन कप में। तो ये नॉटिंघम फॉरेस्ट की सबसे पहली अपीयरेंस होती है यूरोपियन कप में, और ये टूर्नामेंट 32 टीम्स का स्ट्रेट नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, जहां पे नॉटिंघम फॉरेस्ट पहले ही राउंड में लिवरपूल से सामना करती है और 2-0 के एग्रीगेट स्कोर पे उनको हरा देती है। फिर राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला होता है एई के एथेंस से, और 7-2 के एग्रीगेट स्कोर पे वो उनको भी हरा देते हैं। फिर स्विट्जरलैंड के ग्रास हॉपर से उनका मुकाबला होता है क्वार्टर फाइनल्स में, वहां भी 5-2 के एग्रीगेट स्कोर से वो जीत जाते हैं। जर्मनी के कलोन को 4-3 से हरा के माल्मो के साथ उस सीजन का चैंपियंस लीग फाइनल खेलते हैं, और 1-0 से फाइनल जीत के अपने पहले ही यूरोपियन कप अपीयरेंस में उसके विनर भी बन जाते हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट की इंप्रेसिव बात यह है कि अपनी लीग में, डोमेस्टिक लीग में भी वो सेकंड फिनिश करते हैं लिवरपूल के पीछे, यानी उनके साथ वो टाइटल रेस में भी होते हैं। तो यूरोपियन कप जीतने के साथ साथ वो टाइटल के लिए भी चैलेंज कर रहे होते हैं, एक ऐसी टीम जो 2 सीजन पहले सेकंड डिवीजन में थी। अब हम नेक्स्ट सीजन की शुरुआत करते हैं 1979-80 सीजन की। यहां पे अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय फुटबॉल में इतना पैसा नहीं होता था और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे। तो ब्रायन क्लॉफ को इन कंस्ट्रेंट्स के अराउंड काम करते हुए अपनी टीम को कॉम्पिटिटिव रखना था, और क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट से बेहतर फाइनेंशियल कंडीशंस में उस समय क्लब होते थे, तो उनके टैलेंट्स को पोच करके ले जाते थे। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस होता था कि अच्छे प्लेयर्स को स्काउट करना है, यंग प्लेयर्स को टीम में लेके आना है और उसको कॉम्पिटिटिव बना के रखना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता था उस समय के हिसाब से। 1979-80 सीजन जो होता है वो कुछ अच्छा नहीं रहता है डोमेस्टिकली नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। इस बार वो 5th फिनिश करते हैं इंग्लिश लीग में, जहां पर लिवरपूल फिर से चैंपियंस बन जाती है, लेकिन वो अपना कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड यूरोपियन कप जीत जाते हैं। अगर हम इस चैंपियनशिप में उनके सफर की बात करें तो सेमीफाइनल तक तो उनका सफर काफी कंफर्टेबल रहता है, लेकिन सेमीफाइनल में उनको असली टेस्ट फेस करना पड़ता है जब उनका मुकाबला आयैक्स से होता है, और आयैक्स पे वो एक शानदार जीत दर्ज करते हैं। 2-1 के एग्रीगेट स्कोर से उनको हरा देते हैं, और हैम्बर्ग से फाइनल उनका सेटअप होता है, जिन्होंने रियल मैड्रिड को 5-3 के एग्रीगेट स्कोर पे हराया होता है। फाइनल में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट अपनी जगह बनाते हैं, और नॉटिंघम फॉरेस्ट ये फाइनल 1-0 से जीत जाती है। इसका मतलब ये होता है
कि एक टीम जो 3 सीजन पहले सेकंड डिवीजन में खेल रही थी आज की तारीख में 2 यूरोपियन कप लगातार जीत चुकी। आप इसको ऐसा समझिए कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि लूटन टाउन जैसे अगर आज प्रमोट हुई है प्रीमियर लीग में तो अगले 3 सीजन में वो 2 चैंपियंस लीग जीत जाए। मतलब इस सीजन प्रीमियर लीग जीत के वो क्वालिफाई करें चैंपियंस लीग में और फिर उसको 2 बार लगातार जीत जाए। कितना अनबिलीवेबल लगता है ये सुनने में, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया। तो 1993 तक ब्रायन क्लॉफ मैनेजर रहे नॉटिंघम फॉरेस्ट। इस बीच उन्होंने 2 यूरोपियन कप, 1 इंग्लिश लीग और 4 लीग कप्स जितवाए नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट थर्ड भी आई 2 बार लीग में, लेकिन जीत नहीं पाई लीग कभी उस मैजिकल सीजन के बाद। फिर उसके बाद प्रीमियर लीग एरा शुरू हो जाता है इंग्लैंड में और पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है और टीम्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली compete नहीं कर पाती हैं उन टीम्स के साथ जिनके पास एक फाइनेंशियल मसल होता है। और 1999 में नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेट हो जाती है। 23 साल के बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट की प्रीमियर लीग में वापसी हुई और इस सीजन 16th फिनिश किया है उन्होंने प्रीमियर लीग में। इसका मतलब यह है कि उन्होंने नेक्स्ट सीजन के लिए अपना प्रीमियर लीग स्टेटस सिक्योर कर लिया है और एक और सीजन के लिए हमको नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रीमियर लीग में देखने को मिलेगी। तो 1977 से लेकर 1982 तक 6 सीजन्स लगातार हमको इंग्लिश चैंपियंस देखने को मिले। और अगर हम एक बार जल्दी एस्टन विला के सफर पे नजर डालें जो उस साल उन्होंने यूरोपियन कप जीता था, तो उस यूरोपियन ट्रायम्फ की ये बात बहुत इंप्रेसिव थी कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख को फाइनल में हराया था। जी हाँ, बायर्न म्यूनिख से वो 1-0 के स्कोर से फाइनल में जीते थे। एस्टन विला के लिए पीटर वाइट ने गोल मारा फाइनल में और पीटर वाइट उस नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1977-78 में इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन का टाइटल जीता। इस यूरोपियन कप की जीत की सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि उन्होंने उस सीजन लीग में 11th नंबर पे फिनिश किया था। तो लिवरपूल तो डोमिनेट कर ही रही थी उन दिनों इंग्लिश लीग को, फिर से वो चैंपियंस बन गए थे। इप्सविच टाउन सेकंड आए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड, लेकिन एस्टन विला फिनिश करी थी 11th प्लेस। वहां से उन्होंने यूरोपियन कप जीता और यूरोपियन कप उस समय नॉकआउट टूर्नामेंट होता था तो मज़ा ही यही चीज़ का आता था कि कोई भी टीम जो है वो जीत सकती थी। जैसा आपने नॉटिंघम फॉरेस्ट के केस में देखा कि एक बार उन्होंने माल्मो को और एक बार हैम्बर्ग को उन्होंने फाइनल में हराया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि जो आपके मेन स्टेज होते थे चैंपियंस लीग के जैसे आयाक्स, रियल मैड्रिड, एसी मिलान, बेनफिका, ये फिक्स्ड है कि यही पहुंचेंगे फाइनल तक। कोई भी टीम पहुंच सकती थी क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट होता था, स्ट्रेट नॉकआउट होता था, ग्रुप स्टेजेस होती नहीं थी। तो मज़ा भी उतना ही आता था, एक्साइटमेंट भी उतना ही होता था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आज की तारीख में हमको नॉटिंघम फॉरेस्ट या एस्टन विला जैसी स्टोरीज देखने को मिल सकती है जहां पे कोई टीम जो रिसेंटली प्रमोट हुई है वो आके एकदम से चैंपियंस लीग जीत जाए अपने दूसरे या तीसरे सीजन में ही, या फिर कोई ऐसी टीम जो मिड टेबल पे लैंग्विश कर रही होती है, मिड टेबल में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही होती है लीग में, और वो आउट ऑफ नोवेयर चैंपियंस लीग जीत जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और ये एक कहानी है जिस पे गौर नहीं किया जाता कि कैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपने 2 यूरोपियन कप्स लगातार जीते। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।